गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मीनिंग की, और किस तरीके से एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर्स का शेयर कैलकुलेट किया जाता है उस बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एग्जम्पशन ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर। राइट, यानी कि अगर आप किसी भी एओपी या बीओआई के मेंबर हैं और उसके हिसाब से आपको जो भी मेंबरशिप का शेयर मिलता है, राइट, तो वो शेयर आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं है, और अगर है तो किस सिचुएशन में है। आपको शायद याद होगा हम टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल के केस में और इसके अलावा रिलीफ ऑफ टैक्स के केस में भी, ये रिलीफ और रिबेट के चैप्टर में भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा याद फिर से आ जाए। तो आप देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एओपी, यानी कि किसी भी एओपी और बीओआई के जो मेंबर्स हैं उनकी शेयर, जो शेयर उनको मिलता है उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है, यानी क्या वो शेयर उनकी टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा और टैक्स लगेगा, या बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, या उन्हें कुछ एग्जम्पशन मिल सकती है। तो उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हम ये देखेंगे कि मेंबर्स की शेयर की टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है एओपी की टैक्स लायबिलिटी पर। ठीक है, एओपी जिस तरीके से जिस रेट पर टैक्स देता है उससे डिसाइड होगा कि मेंबर उस शेयर पर, मेंबर ऑन इट्स शेयर, उस शेयर पर किस तरीके से टैक्स पे करेंगे। तो अगर एओपी जिसके आप मेंबर हो, राइट, अगर वो कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा अपनी इनकम पर, तो मेंबर अपनी उस शेयर वाली इनकम पर जो शेयर उनको मिला है, मैं बार बार शेयर वर्ड पर क्यों फोकस कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेंबर की पर्सनल इनकम भी हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ मेंबर जो है एओपी का ही मेंबर है इसलिए उसकी यहीं से जो इनकम रहेगी, नो, मेंबर हो सकता है कहीं जॉब भी करता हो, उसकी सैलरी हेड में भी कोई इनकम हो सकती है। हो सकता है मेंबर एओपी के साथ साथ किसी और पार्टनरशिप फर्म का भी मेंबर हो, वहाँ बिजनेस कर रहा हो, वहाँ से भी उसको हिस्सा मिल सकता है। हो सकता है मेंबर ने बैंक में कुछ पैसा जमा करा रखा है, अपना पर्सनल अमाउंट, और उस पर उसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि मेंबर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ यहीं से अर्न कर रहा है, हो सकता है उसकी कोई पर्सनल इनकम भी हो, लेकिन हम यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ उस शेयर की है जो एओपी के मेंबर होने के नाते उसको मिलेगा। राइट, ये ध्यान में रखिएगा ज़रूर। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, इफ़ एओपी इज़ नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स ऑन इट्स इनकम देन मेंबर विल पे द टैक्स ऑन इट्स शेयर एट नॉर्मल रेट्स। मतलब क्या करेंगे फिर हम उसमें, यानी कि टोटल इनकम जो उसकी पर्सनल इनकम होगी उसमें आप ये वाला हिस्सा ऐड कर देंगे और नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे जैसे आप बाकी की इनकम पे लगाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर एओपी नॉर्मल रेट से टैक्स देता है तो मेंबर जो क्या करेगा, मेंबर अपनी इनकम को, कौन सी इनकम को, जो शेयर वाली इनकम है, राइट, अपने शेयर को अपनी टोटल इनकम में ऐड तो करेगा, राइट, ऐड भी करेगा और उसके ऊपर बाकायदा टैक्स भी कैलकुलेट होगा, लेकिन उसको बाद में एक रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 86, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब एओपी नॉर्मल रेट से टैक्स देता है तो मेंबर उस हिस्से को जो उसे मिलना है उस हिस्से को अपनी टोटल इनकम में ऐड करेगा, लेकिन बाद में उसको एवरेज रेट से एक तरह से छूट मिल जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा एमएमआर, यानी कि अगर एओपी पे कर रहा है अपनी इनकम पर टैक्स एमएमआर यानी मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, या हो सकता है इससे भी हायर रेट से। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है इंडिविजुअल एंड एओपी एंड बीओआई और हिंदू अनडिवाइडेड के केस में 30% मान के चलेंगे हम, क्योंकि लास्ट जो स्लैब है, जो हाईएस्ट स्लैब है, दैट इज़ आवर मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है, तो 30% भी हो सकता है, और उससे अगर ज़्यादा पे भी एओपी दे रही है देन यहाँ पर थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ मेंबर को पूरी छूट मिली हुई है, उसे इस हिस्से को अपनी बाकी की इनकम में ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा उसका टोटली एग्जेम्प्टेड है। राइट,
ये बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। इसके लिए हम आपको लेके चलेंगे यहाँ पर नहीं, यहाँ आने से पहले मैं आपको एक पहले और पॉइंट क्लियर कर दूँगी, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई है क्लियर, हमें पता लग गया कि मेंबर का शेयर कैसे निकालना है और वो शेयर टैक्सेबल है या नहीं है, ये बात क्लियर हो गई हमारी इस टेबल से, ठीक है। वापस आ जाते हैं आप अपनी जगह पर। हमारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, एग्जम्पशन ऑफ शेयर ऑफ ए मेंबर। इसने इस तरीके से लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने टेबल के थ्रू आपको क्लियर किया है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से अपना याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टैक्स लायबिलिटी। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें जो आज के पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बात करेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी की। अब जैसे अभी आपने देखा कि मेंबर का शेयर कैसे टैक्सेबल है या नहीं है वो क्लियर हो गया। अब एओपी की टैक्स लायबिलिटी देखते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ही इस बात पर फोकस्ड है कि एओपी का क्या स्टेटस है टैक्स लायबिलिटी के केस में, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी एओपी की कैसे डिसाइड होगी, इसके लिए भी मैं आपको वापस अपनी टेबल पर लेके जाना चाहूँगी, जो कि मैंने यहाँ बना रखी है। और आप देख सकते हैं हेडिंग में है टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी, लेकिन इसको दो पार्ट्स में बांटना। अगर इसके मेंबर्स के शेयर्स जो है वो फिक्स्ड हैं तो अलग सिस्टम रहेगा, और अगर शेयर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड नहीं है तो सिस्टम अलग होगा, ठीक है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे मेंबर्स जितने भी हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, उन सब के शेयर जो हैं फिक्स्ड हैं। यानी कि मान लीजिए इक्वल मिलना है तो वो फिक्स हो गया। अदरवाइज़ अगर 1:2:2:2 इस तरीके से मिलना है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या मेंबर्स के शेयर फिक्स्ड हैं या नहीं। अगर फिक्स्ड है तो ऊपर वाला सिस्टम अडॉप्ट करना, और अगर नहीं है तो आपको नीचे वाला सिस्टम अडॉप्ट करना है, ओके। तो सबसे पहले मैं ये मानूंगी कि हमें ये पता है कि मेंबर्स का शेयर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने एक पेपर पे ये देखा था कि मेंबर का शेयर टैक्सेबल है या नहीं है, इसका ये डिपेंड करता है एओपी की टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। अब एओपी की टैक्स लायबिलिटी फिक्स करती है मेंबर की टैक्स लायबिलिटी पे। ये तो कमाल हो गया कि एओपी मेंबर पे फिक्स डिपेंडेंट है और मेंबर जो है एओपी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब मेंबर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है एओपी? एओपी डिपेंडेंट इस हिसाब से है कि हम ये देखेंगे कि हमारे मेंबर्स की क्या कोई पर्सनल इनकम भी है, क्या कोई पर्सनल इनकम भी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कोई मेंबर हो सकता है कहीं नौकरी भी कर रहा हो, वहाँ से उसको सैलरी मिल रही है। हो सकता है कोई मेंबर अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई पार्टनरशिप में भी है, वहाँ से भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना। इसका मतलब उसकी पर्सनल इनकम भी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, फिर से वो टेबल बनाएंगे कि मान लीजिए मेंबर की पर्सनल इनकम ऐसी है कि कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। मान लीजिए 2.5 लाख से नीचे है, राइट। अगर उसके ऊपर 2,50,000 वाला रूल अप्लाई होता है, वो सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो नॉर्मल रेट तो यही होगा ना कि एग्जाम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख है और उसके बाद 5% एंड 20 एंड 30 का स्लैब है, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि किसी भी मेंबर की इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं है, चलिए जी, कोई टैक्स नहीं। अब यहाँ पर एओपी के केस में एक स्टेप आपने अप करना है, ध्यान में रखना। एओपी के केस में एक स्टेप आपने अप करना है, यानी कि अगर ये बिल्कुल नहीं दे रहा तो ये नॉर्मल रेट से देगा। किस पर देगा? एओपी की जो टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, उस पर ये नॉर्मल रेट से देगा। नॉर्मल रेट क्या है? वही जो इंडिविजुअल के रेट्स होते हैं कि फर्स्ट 2.5 लाख नील, फिर 5%, 20 एंड 30 का स्लैब है, और फिर वो एजुकेशन सेस और HEC जो भी लगता है, ठीक है। अगर मेंबर नॉर्मल रेट से टैक्स दे रहा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया 5%, 20%, 30%, ठीक है ना, जो अब इस ईयर के रेट्स हैं। देखिए ये रेट्स जो है वो डिपेंड करता है कि किस ईयर में हम हैं। हो सकता है अगर हम मान लीजिए 16-17 या कोई और ईयर की बात करें तो वहाँ ये रेट्स नहीं थे, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी जिस भी ईयर की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ज़रूर हमने चेक करना है कि उस ईयर के रेट्स क्या हैं टैक्स के, क्योंकि हर साल रेट्स जो हैं थोड़े बहुत वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नॉर्मल रेट से अगर मेंबर टैक्स दे रहा है, मान लीजिए 4 मेंबर है और 3 मेंबर की तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जो बेचारा टैक्स दे रहा है अपनी पर्सनल इनकम पर। तो पर्सनल इनकम पर दे रहा है ना, इसका मतलब एक भी मेंबर अगर ऐसा मिल गया ना तो एओपी फंस जाएगी। एओपी को अपनी इनकम पर क्या करना होगा? MMR से टैक्स देना होगा। अगर ये नॉर्मल रेट से दे रहा है
तो ये एमएमआर से टैक्स देगी, ठीक है। एक भी पर्सन अगर उनको ऐसे मिल जाता है, और अगर खुद मेंबर ही ऐसा है जो एमएमआर से भी ऊपर से टैक्स दे रहा है। अब आप कहोगे एमएमआर से ऊपर का, एमएमआर तो आपने बताया नहीं भाई। ये जो 30% है यहाँ पे 30 में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल रेट में ज़रूरी तो नहीं है ना, हो सकता है 30% में भी आ जाए वो। आपकी अगर मान लीजिए 10-15 लाख इनकम है तो आप तो 30% स्लैब में आ जाओगे, आराम से आ जाओगे ना। तो फिर ये तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से देगा ही देगा। लेकिन अगर आप 30 से भी ऊपर चले गए, अब ऐसा कैसे हो सकता है? स्लैब तो 30% तक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है। अब कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है तो कंपनी भी तो मेंबर हो सकती है ना, राइट। तो कंपनी पर तो नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं लगते ना, उसके ऊपर तो फिक्स रेट से टैक्स लगता है। तो मान लीजिए अगर एक्स जो है कंपनी है, वाई जो है इंडिविजुअल है, जेड जो है पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो वाई अगर 30% से टैक्स दे रहा है, जेड के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लग रहा है, और एक्स जो है वो 50% से टैक्स दे रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये लिया है रेट्स, ठीक है। अब देखो 30 से ऊपर हो गया, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ऊपर हो गया ना। एक पर्सन के होते ही आपने देख लेना है कि क्या करना है हमने। यानी अगर एक पर्सन भी मोर देन नॉर्मल रेट से टैक्स दे रहा है ना, मोर देन एमएमआर से टैक्स दे रहा है, नॉट नॉर्मल रेट, एमएमआर मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स दे रहा है, आपने बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा आएंगे एओपी पर और देखेंगे जो पर्सन एमएमआर से ऊपर के रेट से टैक्स दे रहा था उस पर्सन का शेयर कितना था, राइट। अगर मान लीजिए उसका हमारी एओपी में शेयर 5 लाख था, तो आप क्या करोगे, एओपी में 5 लाख के ऊपर तो 50% टैक्स लगाओगे, राइट। 50% क्यों? क्योंकि उस पर्सन का रेट 50% था, उस पर्सन का रेट ऑफ टैक्स जो था, जो उसकी पर्सनल इनकम का टैक्सेशन था वो 50% था, इसीलिए मैंने 50 लिया है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये वही रेट है जो मैंने वहाँ से लिया, ठीक है। तो उस पर्सन की इनकम का जो शेयर आपके एओपी से उसको जाने वाला है उसके ऊपर आप 50% लगाओगे, बाकी के ऊपर आप क्या करोगे, एमएमआर से लगाओगे। ये ध्यान में रखना। तो सबसे ज़्यादा टैक्स एओपी को इस केस में देना पड़ता है जब उसके मेंबर्स में से कोई भी एक मेंबर जो है एमएमआर से ऊपर के रेट पर टैक्स दे रहा है, ठीक है। ये वाली टेबल तो होगी हमारी क्लियर जब हमें ये पता है कि शेयर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड है। अब अगर शेयर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड नहीं है देन क्या करेंगे? सिंपल रूल तो ये कह रहा है कि भैया एमएमआर से दे दो टैक्स, बात ख़त्म करो। एमएमआर मतलब 30% से। लेकिन स्पेशल केस है, मान लीजिए वही 3 केस मैंने दोबारा ले लिए। एक्स तो दे रहा है जी मोर देन एमएमआर, वाई दे रहा है 30%, जेड तो टैक्स दे ही नहीं रहा है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है। तो फिर आप मोर देन एमएमआर से सारी इनकम पर टैक्स दोगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सिर्फ उसी पोर्शन पर मोर देन एमएमआर था, यहाँ सारी इनकम पर मोर देन एमएमआर से टैक्स दोगे। और यहाँ पर बैलेंस पर एमएमआर था, यहाँ बैलेंस का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि सारी इनकम की लपेटे में आ गई और सबके ऊपर हमें मतलब एओपी की टोटल इनकम पर हमें मोर देन मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना होगा, राइट। कहने का मतलब होता है ऊपर और नीचे में फ़र्क सिर्फ इतना है, ऊपर के 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, नीचे एक ही पॉइंट है। और नीचे वो ज़्यादा झंझट में आना नहीं चाहता। अगर मेंबर्स के रेशो हमें नहीं पता, मेंबर्स के जो शेयर हमें नहीं पता, देन आपने क्या करना है, आपने मेंबर्स का जो एओपी की टोटल इनकम है उसके ऊपर एमएमआर से टैक्स लगाना है। और अगर आपके मेंबर्स की पर्सनल इनकम में एक भी पर्सन ऐसा है जिसकी इनकम पर मोर देन एमएमआर से टैक्स लगता है तो आप अपनी सारी इनकम पर मोर देन एमएमआर से ही टैक्स काउंट करोगे। दिस इज़ द रूल, राइट। अगर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है देन हम अब एग्जाम्पल पे चलेंगे क्योंकि वो सारी पॉइंट्स हम यहाँ पर अब देख लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी एओपी या बीओआई के मेंबर की टैक्स लायबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है, वो हमने वो टेबल से देख ली थी। उसके बाद एओपी की टैक्स लायबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है वो भी हमने अभी टेबल देखी है। अब उन्हीं चीज़ों को हम इस एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक वीडियो में पहले भी करा चुकी हूँ लेकिन मैं फिर से कराना चाहूँगी कारण क्योंकि अभी हमने एक बार उसको रिमाइंड करना है कि हमने क्या क्या अभी सीखा। एबीसी मेंबर्स हैं हमारे एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन के,
ठीक है, और वो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली। मतलब कहने का ये है कि हमें पता लग गया कि उनका जो हिस्सा है इक्वल है, यानी कि हमें क्लियर है कि उनका शेयर फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स है तो उसका मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन था वो इम्प्लीमेंट होगा ना। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ कि एओपी की इनकम 2,20,000 आई। ठीक है, हमें टोटल इनकम पता लग गई, और इनकम ऑफ एबीसी की 40, 510 और 520, मतलब एबीसी की पर्सनल इनकम है 40, 510, 520, और एओपी की जो इनकम आई है वो 2,20,000 है। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी बताइए एओपी की भी और एबीसी की भी। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि एओपी के ऊपर टैक्स लागू होगा कि नहीं होगा, किस रेट से होगा। देखिए टैक्स तो देगा वो, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देगा, एओपी टैक्स ज़रूर देगा, पर ज़रूर का मतलब यह है कि वही वाली बात है कि वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है ना भी दे, वो भी हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैं देखूंगी, मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मेरे एओपी के सभी मेंबर्स की इनकम कितनी 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 है। ठीक है, तो मैंने देखा ए की इनकम जीरो, मतलब एक तरीके से नॉन टैक्सेबल है, लेकिन बी और सी ने गड़बड़ कर दी, उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आ गई। अब नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे, क्योंकि मेरे मेंबर नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे, इसीलिए वापस आ जाऊँ एक बार। इसीलिए अगर मेरे मेंबर, कहाँ गए हम, हाँ, मेंबर अगर नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे, सेकंड नंबर पे आ जाए, क्योंकि हमारा शेयर फिक्स्ड है ना, तो सेकंड नंबर पे देखो नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे, तो एओपी किस रेट से टैक्स देगी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। तो आ जाएंगी वापस। तो एओपी की इनकम बच्चों कितनी है, 2,20,000, तो दे दो जी 2,20,000 पे 30%। बाकायदा आपने ये बात बतानी है लिख के कि बिकॉज ऑल द मेंबर्स आर, या इनकम ऑफ बी एंड सी इज टैक्सेबल एंड दे आर पेइंग, या they will pay the tax at normal rates, so AOP will pay the tax on its total income at मैक्सिमम मार्जिनल रेट, दैट इज़ 30%। तो अब हम ये देखो लाइन लिखी ना उसने ऊपर, अब आप करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द असेसमेंट ईयर दिस, टैक्स ऑन 220 30%, HEC काउंट करो 4%, ये हमारी टोटल लायबिलिटी टैक्स की आ गई है 68,640। यहाँ तक बात ओके है। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने मेंबर की भी बताओ, मेंबर की बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब मेंबर के लिए लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए और बी सी, ये मैंने एबीसी को लिख दिया। एबीसी की पर्सनल इनकम मुझे बता ही रखी, दिस दिस एंड दिस, यहाँ लिख सकते हो पर्सनल इनकम। अब आप कहोगे पर्सनल इनकम क्यों लिखी, पर्सनल इसलिए लिखी क्योंकि हमें क्लियरली ये नहीं पता ना कौन से हेड की इनकम है, तो आपको लिखनी तो पर्सनल ही पड़ेगी ना, क्योंकि उनकी इस शेयर के अलावा इनकम है। ठीक है, अब दूसरा उनको क्या मिल रहा है, मैंने आपको क्लियर किया था लास्ट वीडियो में कि मेंबर का शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल, वो तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि जो एसोसिएशन की टोटल इनकम आती है उसमें से सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह सब माइनस करके जो बचता है, ठीक है, वो जो है वो तो हमारी एक तरीके से एओपी की वो चीज़ें क्या होती हैं, वो सब में बढ़ जाती है। कौन सा, किसमें, सारे मेंबर्स में। फ़िलहाल यहाँ पे वो केस ही नहीं है। रीज़न क्या है, हमारा एओपी 30% से टैक्स दे रहा है। अब एक मिनट के लिए मैं वापस आ जाऊँ, मेंबर का शेयर टैक्सेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा एओपी की टैक्स लायबिलिटी। एओपी ने टैक्स नहीं दिया तो वो देंगे, वो क्या करेंगे, नॉर्मल रेट से देंगे। अगर एओपी नॉर्मल रेट से दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी इनकम में ऐड करेंगे, पर उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर एओपी एमएमआर से या हायर रेट से टैक्स दे रहा है तो मेंबर का शेयर एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। आ जाइए, तो यहाँ मुझे कितनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कारण क्योंकि मेरा शेयर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, तो मैं क्यों कैलकुलेट करूँ। कैलकुलेट तो तभी करूँ ना जब या तो मुझसे पूछा गया कि शेयर बताओ कितना है, ठीक है। लेकिन जब उसने पूछा नहीं तो मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ। हाँ, वो मुझे टेंशन तब लेनी पड़ेगी अगर मेरा शेयर टैक्सेबल होता, लेकिन इस केस में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि एओपी 30% से टैक्स दे रहा है। तो मैं ये बाकायदा लिख के बताऊंगी कि शेयर इन एओपी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बिकॉज एओपी इज पेइंग द टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, सो डैश डैश डैश। ये आपको करके दिखाना बेटा, ऐसे नहीं है कि आप इसको पूरा गायब ही कर दो कि भैया ये डैश 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 करने से अच्छा मैडम कि हम ये पॉइंट लिखे ही ना, नहीं, लिखना तो पड़ेगा। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल तो बनाना होगा ना, देखने वाले को पता तो चलना चाहिए कि क्यों एग्जाम्प्ट है। आप बाकायदा उसका रीज़न लिखो ना यहाँ पे, ठीक है।
और मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और आपने ऊपर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट्स पे फिर लिखना मत भूलें, क्योंकि वर्किंग नोट्स में अगर आपने नहीं लिखा तो फिर डाउटफुल चीज़ हो सकती है और रीज़न तो आपको हर चीज़ के देने होंगे, ठीक है। तो टोटल इनकम हमारी आ गई 40, 510 एंड 520, ठीक है। सो दिस इज़ द इनकम ऑफ मेंबर्स। अब इनकी इनकम पर टैक्स निकाल लो, सिंपल। 40 पे तो निकलता ही नहीं, 510 पर हमारा वही पहला 2.5 लाख नील, अगले 2.5 लाख पर 5% एंड देन बैलेंस जो है वो हमारा 10,000 शायद बचेगा, तो 10,000 पे हमारा 20%। सिमिलरली यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। HSC निकाल के आपने सबकी टैक्स लायबिलिटी ले ली। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्लियर हो गई हमारी ये दोनों टेबल, दिस वन राइट एंड दिस वन, ठीक है। जो बच्चे ने इसको अच्छे से समझा होगा वो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएगा, और जो नहीं समझा होगा तो फिर तो देखो प्रॉब्लम रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।